बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसका जो मैसेज है मेरे ख्याल में ये तमाम लोगों तक जाना चाहिए। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि रिसेंटली 2021 में सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया है और सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है। आउट ऑफ 1,85,725 स्टूडेंट्स में से 117 स्टूडेंट्स, जी हाँ, 1,85,725 स्टूडेंट्स में से 117 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। वो स्टूडेंट्स बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लाजमी किया हुआ है। और इसके अलावा भी बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स किए हैं, उनकी एक मेहनत है, उनकी जो टीचिंग स्टाफ है, उन तमाम लोगों की एक कोलैबोरेटिव मेहनत है। ये अच्छी बात है। लेकिन हम इंग्लिश में एक इडियम इस्तेमाल करते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये होता है छुपी हुई रहमत। एक ऐसी चीज़ जो शायद उस टाइम पे आपको बुरी लगे लेकिन बाद में वो चीज़ आपको बेहतर लगनी शुरू हो जाए। तो ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो हमारा एक स्पेशल एग्ज़ाम लिया गया है, उस स्पेशल एग्ज़ाम की वजह से वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। किस तरीके से? क्योंकि हमें उसकी वजह से पता चला कि हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ा फॉल्ट है। वो फॉल्ट इस वजह से है कि यहाँ पे क्रैमिंग को, यहाँ पे रट्टालाइजेशन को, रट्टा लगाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बच्चों की एक्सीलेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें जितना जो अच्छे तरीके से रिपीट कर सकता है वो इतना अच्छा स्टूडेंट है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। आज की जो एक वीडियो इसलिए भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं मैं कर रहा, बल्कि मैं तनकीद बराए इस्लाह की तरफ लेके चल रहा हूँ कि अगर हम अपने एक उसको सेगमेंट्स में बना दें, उसको कैटेगराइज कर दें अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पहली चीज़ है वो आपको मेमोराइजेशन मिलेगी, क्रैमिंग मिलेगी, दूसरा आउटडेटेड टीचिंग मेथड मिलेगा और तीसरा आपको पेपर पैटर्न मिलेंगे या पेपर डेवलपमेंट बनेगी। तो हमारे पास जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, जो हमारे पास पेपर का जो पैटर्न है, आज मैं उसको डिस्कस करने लगा हूँ। मैं बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनको फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो मेरा स्पेसिफिकली टॉपिक है वो हमारे पास है एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने बनाया और उसने जो है वो प्रोपोगेट किया और हम लोग आज तक उसी को पढ़ते आ रहे हैं। वेरी गुड। बट मेरा जो सवाल है वो लॉर्ड मैकॉले ने उस ज़माने के लिहाज से ब्रिटिश लोग, क्योंकि हम लोगों पे हुक्मरान थे, उनको ऐसे लोग चाहिए थे कि जो लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें, ताबेदार हों, फरमाबरदार हों, सिर्फ इतना सोचे जितना बोला जा सके। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ज़माना था। उस ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे थी और इंडस्ट्रियल जोन बन चुके थे ये हिंदुस्तान की जो ज़मीन है। तो उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल इरा को सपोर्ट करने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग चाहिए थे जो उनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर सकें। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए थे? जिनके दिमाग ना हो और जो सिंपली काम कर सके, इतना बस इल्म हो कि उन्हें ये पता हो कि किस फैक्ट्री में किस तरीके से काम करना है। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाया होगा, सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया होगा। ये भी बात बड़ी अच्छी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉर्ड मैकॉले ने 1947 के बाद हमें तो नहीं रोका था। उसने कहीं उसने लॉ में ये तो नहीं लिख दिया था कि 1947 के बाद भी आप अपना एजुकेशन सिस्टम सही नहीं कर सकते। ये हमारा फॉल्ट है, ये मेरा और आपका फॉल्ट है कि हम 1947 के बाद इंडिया, पाकिस्तान, ये जितने भी ममालिक हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बात है, किसी ने हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि अपना एजुकेशन सिस्टम तब्दील करें। ये हम हैं जिन्होंने अपने आप पे जुल्म किया और उसी मेथड के। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो एलीट क्लास है, ये हमारे जो बड़े तबकात हैं, उनको उनकी फेवर करती है कि उनको फेवर इसलिए करता है कि हम सोचने के काबिल नहीं होते और हम सिंपली क्या करते हैं, हम अपने पास इतना सामान रखते हैं, इतनी अकल रखते हैं कि हम उनके काम कर सके और दैट्स ऑल। ये वो एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसकी वजह से आप जितना ज़्यादा अच्छा रट्टा लगाएंगे उतने ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। तो मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो ये जो सिस्टम बन चुका है क्रैमिंग का, ये जो सिस्टम बन चुका है 1100 आउट ऑफ 1100 लेने का, नो डाउट ये स्टूडेंट अच्छे होंगे। लास्ट 15 ईयर्स का आप डाटा अगर निकलवाएंगे तो ये जो आपको कमोबेश ऐसे ही अदादोशुमार मिलेंगे पाकिस्तान में। 1100 में से 1098, 1097, आपको 1050 से अबव स्टूडेंट्स मिलेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लास्ट 10-15 ईयर्स में पाकिस्तान में कोई एक
अजीम साइंसदान पैदा हुआ है, कोई एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट पैदा हुआ है, कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट जो है वो अच्छा पैदा हुआ है, कोई यहाँ पे लिटरेट कोई बहुत अच्छा पैदा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप कायद-ए-आज़म देख लें, इलामा इकबाल देख लें, ये जब फ़ॉरेन में गए तो इनकी सोच जो है वो वुसअत का शिकार हुई। उन्होंने जब ब्रॉडनेस देखी तो फिर उनको समझ आया कि यहाँ का जो सिस्टम है, ये जो लोग हैं, इन लोगों में शऊर ही नहीं है। फिर अगर आप अपने पॉलिटिकल लीडर देख लें, आप बेनज़ीर भुट्टो देख लें, आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लें, आप इमरान खान देख लें, आप जितने भी पुराने आपके जो बड़े लीडर्स हैं, मैक्सिमम आपको बाहर से पढ़े लिखे मिलेंगे, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो उनका एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता है थिंकिंग को, वो सपोर्ट करता है शऊर को, वो सपोर्ट करता है लॉजिक को, वो सपोर्ट करता है रीज़न को। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि क्रैमिंग करनी है, जितना अच्छा जो रट्टा लगाएगा वो इतना अच्छा स्टूडेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए। इसको चेंज करेंगे आप, इसको चेंज करूँगा मैं, इसको चेंज करेंगे हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे क्या है कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। कुछ सजेशंस मेरे माइंड में हैं। मैं तनकीद बराए तनकीद का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, मैं तनकीद बराए इस्लाह का कायल हूँ। कुछ सजेशंस मेरे माइंड में हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम को और स्पेशली एजुकेशन सिस्टम के जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग पेपर या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसको मैं बताने लगा हूँ। पहला पॉइंट जो है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि स्टूडेंट्स का जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग या एनालिटिकल टेस्ट लाजमी होना चाहिए। उनको जितना रीजनिंग या लॉजिकल जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, वो उसको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, उनका जहन खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये रटलाइजेशन या क्रैमिंग का या जितना भी जो बार बार रेपिटेशन की जो चीज़ें हैं, उससे वो उनको अवॉइड करेगा और वो लोग उसके से बेहतर की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप रीजनिंग की तरफ आएंगे, कुछ बोर्ड्स के अंदर जब 5th क्लास के 8th क्लास के हम लोग जब इंग्लिश के पेपर लेते रहे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर माई स्कूल है या अगर आप माई फैमिली लिखा आ गया है, तो माई फैमिली पे आपने ऐसे लिखना है 10 से 15 लाइंस का। स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से उसे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसे होता है वो बड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। एक मरतबा पेपर में वहाँ पे माई फैमिली के बजाय या माई सेल्फ के बजाय वहाँ पे एक पिक्चर बनी आ गई, जिसके अंदर एक मर्द है, एक औरत है, साथ में 2 बच्चे हैं। अल्टीमेटली वो उसका मतलब यही है कि वो एक फैमिली के मतलब बात कर रहा है। स्टूडेंट से वो अटैम्प्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसे कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पे मसला शऊर क्या है, हम उस चीज़ को कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। 2 + 2 = 4 तो हमें समझ आ जाएगा, 3 + 1 = व्हाट आ जाएगा, हम कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें समझी जाती हैं जब हम उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाते। जो क्वेश्चंस हैं उसी थ्योरी के बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम उसे कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो लॉजिक को या क्रिएटिवनेस को थोड़ा सा सपोर्ट करे, उसमें एनालिटिकल किस्म के क्वेश्चंस भी डालें। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, या उससे रीजनिंग या लॉजिक जो है वो उसे प्रोवाइड की जा सकती है। सेकंड जो मेरे पास सजेशन है वो ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। थ्रू आउट द ईयर एक बच्चा आता ही नहीं है, और आखिर में जब वो फेल हो जाता है तो आपसे पूछा जाता है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो आपसे पूछते हैं कि ये बच्चा फेलियर का शिकार क्यों हो गया, और आपके पास उसका कोई आंसर नहीं होता। बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, जो हमारे पेपर कंडक्ट करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो अपने पेपर, उसने अपना एडमिशन करवाया, एक कॉलेज के थ्रू या स्कूल के थ्रू उसने भेजा, और बोर्ड के अंदर उसका एडमिशन हो गया। अब बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है कि वो लास्ट में उसका पेपर ले लेगा और उसको एक डिग्री दे देगा। बोर्ड की जिम्मेदारी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको मैं प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस की एक एग्जांपल दूं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मंथली टेस्ट होते हैं, उसका जो है वो सारा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसका जो सारा डाटा होता है वो उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। मेरी यहाँ पे सजेशन क्या है, वो सजेशन कुछ ऐसे है कि हर बोर्ड की एक LMS वेबसाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसके अंदर होना चाहिए। कोई वेबसाइट एक बोर्ड की होनी चाहिए। जो स्कूल कॉलेज, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चाहिए कि जो टीचर है, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश का या मैथ का पेपर ले रहे हैं, तो वो उस LMS पे हर मंथ में मंथली टेस्ट के उनके अपलोड होने चाहिए।
आपका स्टूडेंट बेटर होने के चांसेस किस तरीके से है, आपने कभी देखा है? इसको और इजी वे में समझाता हूँ। जो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के, बड़े ही ओबीडियंट होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये बड़े ओबीडियंट होंगे। एज अ टीचर, आप में से जो टीचर हैं उन लोगों को ये पता है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल होता है बड़े अच्छे और कोऑपरेटिव जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, बट मैट्रिक और इंटर लेवल पे बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड के अंदर और हमने उसे अटैम्प्ट करना है। इस टीचर के पास कुछ भी नहीं है, इस जो सिस्टम के पास कुछ भी नहीं है, स्कूल के पास कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए एक सजेशन है कि एक LMS हो जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया, यानी कि 100 मार्क्स में से 20% मार्क्स जो हैं वो उस क्राइटेरिया के लिए दे देने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5% वो बच्चा कितना ओबीडियंट था अपने क्लास के अंदर या अपने बिहेवियर में कितना अच्छा था, 5% मार्क्स उसके एक्स्ट्रा करिकुलर के आप डाल सकते हैं कि वो अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर उसकी एक्टिविटी है वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। 5 मार्क्स उसके मंथली टेस्ट, यानी हर मंथ में जो 5-6 मंथ में उसके वो उसी के नंबर हैं, वो किसी और के नहीं हैं, आप उसके नंबर उसके ऐड कर सकते हैं। 5% मार्क्स उस चीज़ के डाल सकते हैं, 5% मार्क्स उसकी अटेंडेंस पे हो सकते हैं। एक बच्चा पूरा साल नहीं आता, लास्ट में टीचर उसकी नहीं गारंटी दे सकता वो कैसे पास होगा। जब उसकी फॉर एग्जांपल 200 डेज़ की अटेंडेंस जाएगी, 200 का एग्रीगेट निकाल लेंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये बच्चा 200 डेज़ में से 200 डेज़ ही आया है, तो 5 मार्क्स उसके वहाँ पे लग जाएंगे। इस तरीके से बच्चा ओबीडियंट भी हो जाएगा, बच्चा पंक्चुअल भी हो जाएगा, बच्चा जो है वो उसकी कर्टियसनेस भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और जो क्लासरूम बिहेवियर है, जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर है, वो भी ठीक हो सकता है। इसके अंदर जिम्मेदारी आप लोगों ने लेनी है, जिम्मेदारी बोर्ड ने लेनी है, जिम्मेदारी उन लोगों ने लेनी है जो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं। ये सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में इससे बेहतर सजेशन दे सकते हैं जो हमारे उन लोगों तक जाए, उन बंद दिमागों तक जाए जो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। काइंडली अपना एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। वक्त के साथ साथ एजुकेशन जैसे टीचिंग मेथडोलॉजी है वो बड़ी रफ़ एंड टफ है हमारी, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कुछ जो है वो हम लोगों को पॉसिबिलिटीज़ लेके आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, तीसरी सजेशन ये है कि जो सिलेबस है, सिलेबस आपने देखे, आप अपने बच्चे, कोई भी आपका बहन भाई छोटा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, उनसे आप बुक मंगवा के चेक करें। जो बुक है वो आप यकीन करें वो इतना लेंथी एक सिलेबस है, वो आप खुद भी पढ़ने बैठेंगे आपको नहीं समझ आएगी। उसका क्या हल है, जैसे कि कुछ स्कूल्स के अंदर ऐसे किया जाता है, जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें ऐसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक फ़िज़िक्स की या साइंस की किताब है, उसके चैप्टर्स हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया कि फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स का टेस्ट ले लिया, देन वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेकंड हमने जब जो टर्म में दिया तो हमारे पास 4th और 6th चैप्टर आ गए, तो हमने जब उनके दिए तो जब फाइनल आएगा, फाइनल में हमारे पास 7 से लेके 10 तक जो चैप्टर है, सिंपली उनका रिमेनिंग जो जितना पार्ट हमारा उस बुक का रह गया उसका टेस्ट होगा। अगर इस तरह से मिलती जुलती कोई पॉलिसी अगर हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में लेकर आएँ तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से याद करेंगे। हम एक रात में जो लास्ट हमने पढ़नी है या दिन पढ़ना है, उसके अंदर 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, 10 चैप्टर फिज़िक्स के, इंग्लिश के, इतने जो है वो मैग्नेनिमस किस्म का एक होता है, वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है? वो तो उनमें से वही शहज़ादा होगा, उनमें से वही A+ लेने वाला स्टूडेंट होगा जिसका हाफजा ठीक होगा, जिसके मेमोराइजेशन ठीक होगी, जिसकी वजह से हम लोग आज कह रहे हैं कि हमारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम फ्लॉ का शिकार हो चुका है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के जैसे एजुकेशन है, प्रोग्रेस है, हमारे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें उसमें एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ एंड वेल बींग है, उसमें हम 189th नेशन में से 154 नंबर पे आ रहे हैं। और जो हमसे जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं वो अफ्रीका की कुछ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड किस्म की जो है वो कंट्रीज़ रह जाती हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट और हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स क्यों नहीं पैदा हो रहे, जिन्होंने लास्ट 10 देख लें आप, लास्ट डेकेड का या उससे प्रीवियस डेकेड का आप देख लें, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैं वो स्टूडेंट्स ज़रूर नंबर ले रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही।
मसला ये है कि यहाँ पे एक्सीलेंस के बजाय हम क्रैमिंग की तरफ ले गए हैं बच्चों को। पेपर पैटर्न इस बात को सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम इस बात को सपोर्ट करता है, और हमारे यहाँ पे जितने भी जो बुक्स हैं वो भी इस बात को सपोर्ट करती हैं कि आप सिंपली रट्टा लगाएं, आप छोड़ दें उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप इस बात को क्रैम कर लें। इवन कि क्रैमिंग की इतनी बड़ी इंतहा है कि अगर टीचर ने एक स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल कोई एक गाइड लगवाई है और उस गाइड के बजाय वो किसी और गाइड का वही आंसर सेम टू सेम उसी का आंसर वही निकलेगा, लेकिन अगर वो उसने किसी और पैटर्न से कर लिया तो उसको क्रॉस कर देंगे, ये हमारा पैटर्न नहीं है, ये उस जगह से नहीं है जहाँ से मैंने पढ़ाया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो हैं वो तमाम चीज़ें जो मेरा ख्याल है कि ये क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, तो ये हमारा पेपर पैटर्न जो है वो उस चीज़ को गलत होता है। तो यहाँ पे मैं उसको यही बता रहा था। इसके अलावा जो एक और सजेशन है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इन प्रैक्टिकल्स को थोड़ा सा मॉडिफाइड होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल्स के बजाय हम अपने स्टूडेंट्स को डिप्लोमा या कोई इस तरह की चीज़ें करवाना शुरू कर दें, 3 मंथ के जो टाइम है, जैसे कि आपका एक कॉलेज है, जो बड़े बड़े जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें यही होता है कि आपका जो कॉलेज है और आपका जो जितना सिस्टम है, तो उसके साथ एक इंडस्ट्री होती है जहाँ पे वो बच्चे प्रैक्टिकली उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आप 2-3 प्रैक्टिकल, बेशक फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल आप किसी इंडस्ट्री में या साथ में उनको प्रैक्टिकल बताएं, उन्हें समझाएं कि यार ये इस तरीके से होता है। फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं है कि जो रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर है, उसमें जो बैंड है वो कैसे पता करने हैं, उसकी जो है वो कितने ओहम में होगा, उसके सर्किट कैसे बन सकता है। केमिस्ट्री वाले लोगों ने खुद एटम नहीं देखा होता, इसी तरीके से बायो वाले बंदे हैं उनको प्रैक्टिकल करना मुश्किल हो जाता है। ये हमारे यहाँ का अलमिया है, ये नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट बच्चे भी हैं, बहुत एक्सीलेंट टीचर भी हैं, बहुत एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मुयस्सर। हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अपने सिस्टम को जो आप समझते हैं, अपने बंद दरवाज़ों को, अपने दिमाग के बंद दरीचों को हमें खोलना चाहिए। कोई अच्छे तरीके से इसका जो एक बेहतर तरीका हो सकता है उस तरीके से हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें 2.9% जो जीडीपी का है वो एजुकेशन को दे रही है, और एक जगह मैंने पढ़ा था कि 80% ऑफ द होल बजट जितना एजुकेशन के लिए अलॉट किया जाता है वो टीचर्स की पे देने में निकल जाता है, बाकी थोड़ा सा री इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में चला जाता है। तो गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे कि वो उन चीज़ों को थोड़ा डेवलप कर सके। तो काइंडली ये चीज़ आप लोगों ने करनी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा नुकसान है। एजुकेशन पॉलिसी मेकर के लिए, ऑफिसर्स के लिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के लिए हम सबको सोचना है कि हमें इस एग्ज़ाम सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। इसका फॉल्ट है, क्यों फॉल्ट है कि यही बच्चा, मैं आपको इंग्लिश की मिसाल देता हूँ, 3 महीने का कोर्स करता है स्पोकन इंग्लिश का, वो बच्चा सही तरीके से बोलना शुरू कर देता है। एक बंदा बाहर फॉरेन में रह कर आता है, 1 साल रह के आता है, उसकी इंग्लिश ठीक हो जाती है। 10 साल वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता रहता है, उसकी इंग्लिश ठीक नहीं होती। कसूर किसका है? कसूर हमारा है, कसूर इन चीज़ों का है जिसको हम ठीक ही नहीं कर रहे। 1947 से वो ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे। अभी हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा एक जो है वो वेल अप्रिशिएटेड है, लेकिन हमें ये चाहिए कि बाकी चीज़ों पे भी, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को भी हम लोग बेहतर करें, क्योंकि मुझे दुख है ऐसे बच्चों का कि जिनके नंबर नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि तकरीबन टोटल 24,347 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेस मार्क्स आए हैं। उन ग्रेस मार्क्स से क्या मुराद है कि वो 33% से लेके 45 जो है 33% उनके नंबर आए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है कि 33% से लेके 45% है, यानी मिनिमम उनका 45%, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट का एडमिशन लेती है तो 45% पे लेती है। तो जिनको हमने पास तो कर दिया, 33% नंबर आ गए हैं, या 33 से लेके 45% के दरमियान के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हमारा एजुकेशन एक्सीलेंस को प्रमोट कर रहा है, तो हमें उन बच्चों को भी देखना है जो वीक हैं। अब इतने बच्चे जो हमारे पास राउंड अबाउट 50,000 के रेंज में इतने स्टूडेंट्स होने हैं जिनके नंबर 45% से कम है, वो पास हैं लेकिन वो अब एडमिशन भी नहीं ले सकते। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के नीचे इस वीडियो पैगाम को अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग अपने इस एरिया में हम अपने आइंस्टाइन, अपने न्यूटन्स को वेस्ट ना करें। हमारे पाकिस्तान में कोई किसी चीज़ की इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, कमी है तो उसके बनाने वालों की और इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की, और ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ पे आपके ताउन से हो सकती है। तो अगर आपके माइंड में कोई इस तरह की सजेशन है तो काइंडली हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो अच्छी है तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। क्या पता हमारे इस इनिशिएटिव की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा पहले से बेहतर हो जाए और उन स्टूडेंट्स का भला हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस चक्की की वजह से, इस क्रैमिंग टेक्निक ना आने की वजह से वो बेचारे जहानत के बावजूद भी बेआसरा हो चुके हैं। थैंक यू।